CH54 पार्टी वाइब्स। इधिका रोहन के कहने पर उसके साथ एक इवेंट में आई थी। इवेंट में पहुंचने पर रोहन को अंदर जाने से मना कर दिया गया क्योंकि राजवंश एम्पायर की गेस्ट लिस्ट में उसका नाम नहीं था। ये सब नक्श ने किया था। नक्श रोहन को वहां से निकालकर इधिका को अपने साथ अंदर ले जाना चाहता था। तभी इधिका ने अपने मोबाइल में इनविटेशन कार्ड निकालकर गेटकीपर के सामने कर दिया। इनविटेशन कार्ड दिखाने के बाद इधिका ने गेटकीपर से मुस्कुरा कर कहा, अब तो मैं अंदर जा सकती हूँ ना? गेटकीपर मुस्कुराते हुए एक तरफ हो गया। उसने इधिका से कहा, यस मैडम, प्लीज, ये मेरे साथ है। इधिका ने रोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर उसके साथ अंदर जाने लगी। इधिका रोहन के साथ अंदर जा पाती उससे पहले नक्श उसके आगे आ गया। वो भौंहे चढ़ाकर बोला, तुम अंदर नहीं जा सकती। तुम्हें इनविटेशन कार्ड कैसे मिला? बोलते हुए नक्श ने इधिका के हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया, जिस पर इनविटेशन कार्ड अभी भी खुला हुआ था। नक्श ने उसे देखने से पहले इधिका से कहा, डोंट टेल मी तुम किसी और का इनविटेशन कार्ड यूज कर रही हो। आगे जाने पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा और वहां पकड़े जाने पर तुम्हारी बहुत इंसल्ट होने वाली है। इधिका ने बिना कुछ कहे कंधे उचका दिए थे। नक्श ने इनविटेशन कार्ड की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। इस तरह के इवेंट के इनविटेशन डायरेक्ट पर्सनली किसी आदमी को नहीं भेजे जाते थे। कंपनी के थ्रू ही कोई इवेंट अटेंड कर सकता था। उसमें भी इवेंट अटेंड करने वाले का नाम और कंपनी का नाम लिखा हुआ होता था। अगर किसी को डायरेक्ट नाम के साथ इनवाइट किया जाता था तो इसका मतलब था कि वो शख्स बहुत ही स्ट्रांग बैकग्राउंड वाला या पावरफुल इंसान होता था। नक्श ने इनविटेशन कार्ड पर लिखे हुए नाम को पढ़ते हुए धीरे से कहा, इधिका सिंघानिया। फिर उसने इधिका की तरफ देखकर सख्ती से कहा, तुम्हें ये इनविटेशन कार्ड आखिर मिल कैसे सकता है? तुम तो कुछ नहीं करती हो। इनफैक्ट तुम तो आदर्श सिंघानिया की नाजायज औलाद हो। तुम जैसे लोगों को पार्टी में इनवाइट कौन करता है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इधिका ने उसे घूरते हुए कहा। वो नक्श को जवाब देना जरूरी नहीं समझती थी। इधिका ने वापस अपना मोबाइल नक्श के हाथ से छीना और फिर रोहन की तरफ देखकर बोली, चलो अंदर चलते हैं। रोहन को मन ही मन शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कहाँ वो इधिका को अपने साथ ले जाने के लिए लाया था और अब वो उसे अपने इनविटेशन कार्ड से अंदर लेकर जा रही थी। रोहन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर इधिका के साथ अंदर आ गया। नक्श इतनी आसानी से इधिका का पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। वो उसके पीछे गया और बोला, तुम्हें ये इनविटेशन कार्ड कहाँ से मिला? इधिका उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले रोहन बीच में बोल पड़ा, तुम अपना काम क्यों नहीं करते और तुम्हें क्या मतलब है कि इसे ये इनविटेशन कार्ड कहीं से भी मिले? जरूर ये इसकी बहन ने इसके लिए प्रोवाइड करवाया होगा। इसकी बहन ऐसा कभी नहीं करेगी। नक्श ने गुस्से में कहा और फिर वहां से चला गया। रोहन को भी नक्श पर गुस्सा आ रहा था। वो इधिका से बोला, इसका बहुत हो रहा है। इसे क्या लेना देना है तुमसे? ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? अगर इसकी ऐसे ही हरकतें रही तो ऑफिस जाने के बाद मैं इसकी शिकायत आकर्ष से लगाने वाला हूँ। इधिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी रोहन आगे बोला, मैं आकर्ष से कहूंगा कि वो इसके अगेंस्ट कोई ना कोई डिसीजन ले। अगर इसका यही बिहेवियर रहा तो कंपनी में काम करने वाले लोग जल्द ही छोड़कर चले जाएंगे। ये कंपनी की नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा है। इधिका को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। रोहन जो नेपोटिज्म से नफरत करता था, उसे किसी की सिफारिश लेना पसंद नहीं था। जबकि आज वो इधिका के लिए आकर्ष तक से बात करने के लिए तैयार हो गया। जल्द ही रोहन को अपने कहे शब्दों पर अफसोस हुआ। वो बोला, देखो, मैं भी नेपोटिज्म में यकीन नहीं करता हूँ। हर इंसान को अपनी काबिलियत से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अपने रिश्तों की वजह से। लेकिन नक्श अपने रिश्ते और पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है।
क्या तुम थोड़ी देर के लिए उसे भूल नहीं सकते? हम पार्टी में आए हैं तो उसे एंजॉय करते हैं ना? इधिका ने सिर हिलाकर कहा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूँ जिसका इस फील्ड में काफी नाम है, रोहन ने जवाब दिया। इधिका उसे मना करना चाहती थी, उससे पहले ही रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती एक आदमी के पास लेकर गया। वहां जाते ही रोहन ने कहा, ये मिस्टर आर्यन रघुवंशी हैं। रोहन ने इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। वो लगभग 40 साल के आसपास का आदमी था, जो कि बिजनेस में सक्सेसफुल था। उसके आसपास और भी कई लोग खड़े होकर उससे बात कर रहे थे। रोहन को वहां देखकर आर्यन ने मुस्कुराहट दी और बोला, मिस्टर रोहन राजवंश, मुझे यहाँ आपको देखकर काफी खुशी महसूस हो रही है। पहले तो आप इस तरह के इवेंट्स में नहीं जाते थे। लगता है आपको भी अपने काम से फुर्सत मिल ही गई। चलो अब आ ही गए हैं तो न्यू एनर्जी पर चर्चा करते हैं। रोहन शर्माते हुए मुस्कुराकर बोला, ये तो आपका बड़पन है सर, जबकि मैं आपका जूनियर हूँ। आज मैं यहाँ आपको किसी से मिलवाने को लेकर आया हूँ, ताकि वो भी आपके ज्ञान का फायदा उठा सके। रोहन ने इधिका का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, ये मिस इधिका सिंघानिया हैं। इन्होंने अभी ज्वाइन किया है। आते ही इन्होंने पूरी टीम को हैरान कर दिया। एक इम्पोर्टेंट इश्यू जिसे हम सब एक महीने से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, मैडम ने आते ही उसे सॉल्व कर दिया। शी इज वेरी टैलेंटेड। रोहन ने जानबूझकर इधिका की तारीफ की ताकि वो आदमी फ्यूचर में इधिका के काम आ सके। आर्यन रघुवंशी ने एक नज़र इधिका की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मिस्टर राजवंश आपकी तारीफ कर रही हैं तो वाकई आप काबिले तारीफ हैं। उम्मीद है कि हम भविष्य में साथ में काम करेंगे और हमें भी आपका टैलेंट देखने का मौका मिलेगा। आर्यन आगे कुछ कहता, उससे पहले पीछे से एक आवाज आई। वो आयशा थी। उसने नेवी ब्लू कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था। वो उसे संभालते हुए आर्यन के पास आई और मुस्कुराकर बोली, मिस्टर आर्यन रघुवंशी, काफी टाइम बाद आपसे मिलना हो रहा है। कैसे हैं आप? सबने आयशा की तरफ देखा। आयशा ने नक्श का हाथ पकड़ रखा था। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। नेवी ब्लू कलर का लॉन्ग गाउन, जिसके राइट साइड में लंबा कट था। उसने अपने बालों को स्ट्रेट करके एक साइड कर रखा था। हैवी मेकअप और डायमंड एसेसरीज के साथ वो उस पार्टी के लिए परफेक्ट लग रही थी। आयशा के बोलते ही सब लोग उसकी तरफ चले गए। आर्यन ने आयशा से हैंडशेक किया और फिर बोला, मिस आयशा सिंघानिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आज भी आप डॉक्टर मर्चेंट के टच में हैं? क्या वो यहाँ इस पार्टी में आए हैं? जी, मुझे नहीं पता। मैं तो यहाँ अपने फियांसे मिस्टर नक्श राजवंश के साथ आई हूँ। ये भी न्यू एनर्जी के फील्ड में ही काम कर रहा है, आयशा ने घमंड से कहा। नक्श आगे आया और आर्यन रघुवंशी से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं नक्श राजवंश हूँ, राजवंश एम्पायर से। आर्यन ने फिर नक्श की तरफ गौर से देखा। वो पहचान गया था कि नक्श कौन है। राजवंश एम्पायर का नाम जरूर था, लेकिन उन्होंने अभी तक नक्श को ऑफिशियली सबके सामने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। आकर्ष लंदन में रहता था, इस वजह से उसे ज्यादा लोग नहीं जानते थे। अच्छा, तो आप हैं इस जनरेशन के इकलौते बेटे। मैं आपको पहचान गया, आर्यन ने जवाब दिया। फिर वो मुस्कुराकर आयशा की तरफ देखकर बोला, आप दोनों की जोड़ी कमाल है, मिस सिंघानिया। दोनों साथ में बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। डॉक्टर मर्चेंट सिंघानिया इंडस्ट्रीज के लिए काम करते थे, ये बात सभी जानते थे। आयशा को वहां देखते ही आसपास के बिजनेसमैन इकट्ठा हो गए और आयशा से सवाल जवाब करने लगे। उनमें से एक आदमी बोला, मिस सिंघानिया, तो ये सच है कि डॉक्टर मर्चेंट सिंघानिया इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं? वो कब दुनिया के सामने आएंगे और हम उन्हें देखेंगे? एक औरत बोली, मिस सिंघानिया, क्या आप बता सकती हैं कि डॉक्टर मर्चेंट ने आपके लिए कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है? आयशा को अटेंशन चाहिए थी और वो उसे उन सबसे अच्छे से मिल रही थी। उन सब ने आयशा को घेर लिया था। इन सब के चक्कर में रोहन और इधिका भीड़ से पीछे रह गए। रोहन को ये अच्छा नहीं लगा। वो चिढ़ते हुए बोला, ये ऐसा हमारे साथ जानबूझकर कर रही हैं। इन्हें क्या लगता है ये लड़की इन्हें डॉक्टर मर्चेंट से मिलवा देगी? अभी कुछ देर में डॉक्टर मर्चेंट का मैनेजर दिशांक राठौर यहाँ पहुँचने वाला ही है। देखना, वो इसे भाव तक नहीं देगा। इधिका चुपचाप बस उसकी बात पर हाँ में सिर हिला रही थी। रोहन आगे बोला, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ।
इधिका परेशान लग रही थी। उसके नर्वसनेस को समझते हुए रोहन ने कहा, लगता है तुम इस तरह की पार्टी में पहली बार आई हो। थोड़ा एटीट्यूड में रहो, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। थोड़ी देर में दिशांक राठौड़ आएगा तो हम उससे मिलने चलेंगे। हालांकि सब उसे जानते हैं, लेकिन मुझे उससे मिलने का मौका एक बार भी नहीं मिला। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में उससे मिलवा दूंगी, इधिका ने जवाब दिया, जिसे रोहन ने मजाक समझा। हाँ, बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम पर्सनली उसे जानती हो। पहले खुद तो उससे मिल लो, बाद में मुझे मिलवाना, रोहन ने हंसते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर इधिका ने उसकी तरफ घूर कर देखा। तभी अचानक एंट्रेंस पर हलचल होने लगी। इधिका और रोहन ने उस तरफ देखा तो दिशांक आ रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि जो दिशांक इतनी बात करता था कि इधिका इरिटेट हो जाती थी, वही दिशांक अब पूरे एटीट्यूड के साथ पार्टी के अंदर आ रहा था। उसने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी सख्त थे। उसने एक परफेक्ट इमेज बना रखी थी। आखिर वही तो इधिका की कंपनी को संभालता था। उस हिसाब से वो एक सीईओ के मैनेजर की तरह पेश आ रहा था। दिशांक को देखते ही सब उस तरफ जाने लगे और अलग अलग सवाल पूछने लगे। वो जानना चाहते थे कि दिशांक इस वक्त डॉक्टर मर्चेंट के किस काम में हेल्प कर रहा है। भीड़ को उस तरफ जाता देखकर भी आयशा उनके पीछे जाने के बजाय इधिका के पास गई। उसके साथ में नक्श भी था। इधिका को परेशान करने के लिए आयशा ने इविल स्माइल दी और कहा, क्या लगता है इधिका, तुम दिशांक राठौड़ से मिलना चाहोगी? मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। मुझे नहीं लगता आयशा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है, नक्श ने इधिका की तरफ देखकर कहा। जिस इंसान की इतनी पहचान हो कि उसके नाम से इनविटेशन कार्ड आया हो, वो दिशांक राठौड़ जैसे इंसान से पहले मिल चुकी होगी। तुम शर्त लगा लो, ये दिशांक राठौड़ को अच्छे से जानती होगी। क्या सच में ऐसा है? लेकिन मैंने सुना है कि दिशांक राठौड़ काफी इनसेंसिटिव टाइप का इंसान है। वो किसी से बात नहीं करता है। हमने भी काफी बार उससे कांटेक्ट करके मीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसमें तो डॉक्टर मर्चेंट से भी ज्यादा एटीट्यूड है। मुझे नहीं लगता कि वो इधिका जैसी इंसान को जानता भी होगा, आयशा ने सिर हिलाकर कहा। नक्श और आयशा दोनों मिलकर बातों ही बातों में इधिका को ताने मार रहे थे। रोहन तब तक वाइन के गिलास लेकर आ चुका था। उसने नक्श को एक साइड धकेला और इधिका को ग्लास देते हुए कहा, फालतू लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये लो, एंजॉय करो। हम दिशांक राठौड़ से जरूर बात करेंगे। नक्श ने उन्हें देखकर मुंह बनाकर कहा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन दिशांक राठौड़ जैसा आदमी अच्छी शक्ल और बॉडी देखकर इम्प्रेस होने वालों में से नहीं है। तुमने अभी दिशांक राठौड़ के बारे में जाना नहीं है। वो काफी मुहफ्फट टाइप का इंसान है। बहुत सी खूबसूरत लड़कियां उनसे पहले भी डॉक्टर मर्चेंट के बारे में जानने की कोशिश कर चुकी है। सबने पैसों का भी लालच दिया, लेकिन बंदे ने आज तक अपना मुंह नहीं खोला। छोड़ो ना नक्श, इन्हें अपनी सपनों की दुनिया में रहने दो। चलो हम चलकर मिस्टर राठौड़ से मिलते हैं, आयशा ने नक्श का हाथ पकड़कर कहा। नक्श ने उनकी बात पर हामी भरी। वो आयशा के साथ दिशांक की तरफ बढ़ने लगे। दिशांक उनसे ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए आयशा ने तेज आवाज में कहा, मिस्टर राठौड़। दिशांक का ध्यान पहले उनकी तरफ नहीं था, लेकिन आयशा के इस तरह आवाज लगाने पर उसने उनकी तरफ देखा। आयशा का चेहरा देखते ही वो उसे पहचान गया था। दिशांक ने उसे देखकर मुंह बनाया। वो अपनी नजरें उस तरफ से हटाने वाला ही था कि तभी उसकी नजर पीछे खड़ी इधिका पर गई। इधिका को पार्टी में देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। चलो तो बॉस ने कभी पार्टी में जाने का सोचा तो सही, दिशांक ने धीरे से कहा और फिर इधिका की तरफ बढ़ने लगा। उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो पहले भी सिंघानिया इंडस्ट्री में आ चुका था, लेकिन उसने कभी आयशा से मुलाकात नहीं की। आयशा ने मिलने की भी कोशिश की, पर दिशांक ने उसे कभी भाव नहीं दिया। वहीं नक्श भी खुश हो गया था। दिशांक उनकी तरफ आ रहा था, इसका मतलब आयशा सही कह रही थी और उसने डॉक्टर मर्चेंट को राजवंश एम्पायर के लिए काम करने के लिए मना लिया था। नक्श एकदम सीधा तनकर खड़ा हो गया। वो दिशांक के अपने पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही दिशांक उसके पास आया, नक्श ने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर राठौड़, मैं। इससे पहले कि नक्श की बात पूरी होती, दिशांक उनके पास से चला गया। उन्होंने मुड़कर देखा तो दिशांक इधिका के पास जाकर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी मानो वो इधिका को न जाने कब से जानता था। CH55 जेलस आकर्ष। इधिका रोहन के साथ एक पार्टी में आई हुई थी।
अब उस पार्टी में दिशांक भी आ चुका था। वह इधिका का मैनेजर था। जब दिशांक इधिका के साथ होता था तब वह एक अलग ही शख्स होता था, ज्यादा बोलने वाला और उसकी परवाह करने वाला। लेकिन यहाँ पार्टी के बीच उसकी अलग इमेज थी, एक सख्त इंसान के रूप में जो डॉक्टर मर्चेंट के सारे काम हैंडल करता था। दिशांक के पार्टी में आने के बाद हर कोई उससे बात करना चाहता था। नक्श और आयशा भी वहीं पर थे। आयशा ने दिशांक से बात करने के लिए उसे आवाज लगाई। आयशा को देखकर दिशांक उसे इग्नोर करने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर इधिका पर पड़ी और वह बात करने के लिए उसके पास चला गया। दिशांक इधिका के पास गया और काफी इनफॉर्मली बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो पार्टी में आना पसंद नहीं है। दिशांक के इतना इनफॉर्मली बात करने की वजह से आसपास के लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। दिशांक राठौर, जो सिर्फ काम होने पर लोगों से बात करता था, वह एक 22 से 23 साल की लड़की से इतना सॉफ्टली बात कर रहा था जैसे उसे कब से जानता हो। दिशांक और इधिका को इतने क्लोज देखकर गुस्से से आयशा ने अपनी मुट्ठियां बांध ली। नक्श भी हैरान रह गया था। वह उनकी तरफ बढ़ा। आयशा भी उसके साथ दिशांक और इधिका के पास आकर खड़ी हो गई। नक्श ने दिशांक और इधिका को अजीब नजरों से देखते हुए पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दिशांक और इधिका का रिलेशन अभी पब्लिक नहीं था। लोग डॉक्टर मर्चेंट की असलियत के बारे में भी नहीं जानते थे। कुछ भी कहने से पहले दिशांक ने हिचकिचाते हुए इधिका की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने बॉस की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करनी चाहिए या नहीं। दिशांक कंफ्यूज हो रहा था। तभी इधिका ने शैंपेन का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर राठौर। थैंक यू, आपने खुद से मेरे से आकर बात की। आपको इसे ट्राई करना चाहिए, यह काफी महंगी और अच्छी वाइन है। यह मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे पहचानते हैं। जब लास्ट बार हम पार्टी में मिले थे, वो एक छोटी सी मुलाकात थी। जानकर अच्छा लगा, मैं आपको याद हूँ। इधिका आंखों ही आंखों में दिशांक को वार्निंग दे रही थी, अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी खैर नहीं। दिशांक ने इधिका को समझा और बोला, हाँ, मुझे तुम्हारे यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी, मिस सिंघानिया। तभी तुम्हें यहाँ अचानक देखकर चौंक गया। दिशांक और इधिका के क्लियर करते ही आसपास के लोग मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगे। वह कुछ और ही समझ रहे थे। उनमें से कईयों को लग रहा था कि दिशांक और इधिका रिलेशनशिप में है। आर्यन रघुवंशी को भी कुछ ऐसा ही लगा था। वह दिशांक के पास आया और उसे वाइन का ग्लास देते हुए कहा, मिस्टर राठौर, मानना पड़ेगा आपकी चॉइस काफी अच्छी है। मिस सिंघानिया काफी खूबसूरत है। यह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, काफी इंटेलिजेंट है और काबिल भी, दिशांक ने सख्ती से कहा। आखिर वह अपनी बॉस की बुराई कैसे सहन कर सकता था? दिशांक ने अगर किसी की तारीफ की तो वह वाकई तारीफ के काबिल थी। थोड़ी देर पहले रोहन भी इधिका की तारीफ कर रहा था। उससे इम्प्रेस होकर आर्यन रघुवंशी ने अपना बिजनेस कार्ड इधिका को देते हुए कहा, उम्मीद है फ्यूचर में हमारी मुलाकात जरूर होगी, मिस सिंघानिया। उसके बाद आर्यन वहां से चला गया और बाकी लोगों से मिलने लगा। आसपास में भीड़ में मौजूद लोग इधिका के बारे में ही बात कर रहे थे। दिशांक ने उसकी तारीफ की थी, ऊपर से वह दिखने में काफी खूबसूरत भी थी, तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। इधिका को पार्टी वगैरह अटेंड करना पसंद नहीं था। वह बस मुस्कुराते हुए लोगों के कॉम्प्लीमेंट का जवाब दे रही थी। उन सब की तारीफें सुनकर नक्श ने चिढ़ते हुए कहा, यह कितनी भी काबिल क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी डॉक्टर मर्चेंट की बराबरी नहीं कर पाएगी। नक्श ने जिस हिसाब से कहा था, उसे सुनकर भीड़ चुप हो गई। उसके ऐसा कहने पर दिशांक ने गुस्से में उसे घूरा, पर इधिका की वजह से वह कुछ नहीं कह पा रहा था। इधिका ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी शैंपेन का गिलास खाली किया, लेकिन आर्यन रघुवंशी चुप रहने वाला नहीं था। उसने नक्श की बात का जवाब देते हुए कहा, यकीनन डॉक्टर मर्चेंट के बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन मिस सिंघानिया अभी उम्र में काफी कम है। जब वह बड़ी होगी तो उन्हें एक्सपीरियंस आएगा और वह उनके बराबर हो ही जाएगी। मैंने सुना है कि वह राजवंश एम्पायर के साथ काम कर रही है। राजवंश एम्पायर हमेशा यंग टैलेंट को ढूंढ ही लेता है। आर्यन रघुवंशी ने बात को काफी अच्छे से संभाला था।
उसने किसी की बुराई भी नहीं की थी और बातों ही बातों में राजवंश एम्पायर की भी तारीफ करती थी। अब किसी को भी इधिका या राजवंश एम्पायर पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिला। पार्टी का माहौल फिर से नॉर्मल होने लगा था। दिशांक ने भी वापस से इधिका से बात करने की कोशिश नहीं की। अगर गलती से भी उसकी वजह से इधिका का सच सामने आ जाता तो सारा ब्लेम उस पर आना था। वैसे भी सब उसे घेर कर खड़े थे। वह जानना चाहते थे कि डॉक्टर मर्चेंट आखिर रहते कहाँ है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर इधिका ने पार्टी से बाहर निकलना चाहा। इधिका भीड़ से अलग हुई और मन ही मन बोली, अजीब मुसीबत है। अगर पहले पता होता कि इस तरह पार्टी में तमाशा होता तो कभी नहीं आती। इससे अच्छा तो हॉस्पिटल में दादी और आकर्ष के साथ चुपचाप रहकर अपना काम करना होता है। इधिका ने कैब बुक करने के लिए अपना मोबाइल निकला तो उसके पास आकर्ष का मैसेज आया हुआ था। आकर्ष ने लिखा था, मैं होटल रॉयल ब्लू में मीटिंग के लिए आया हुआ हूँ। मेरी मीटिंग खत्म होने वाली है। तुम कहो तो हम साथ चल सकते हैं। इधिका भी वहां से बाहर जाना चाहती थी, इसलिए उसने आकर्ष को रिप्लाई में उसके साथ जाने के लिए हाँ कह दिया था। इधिका आकर्ष का इंतजार कर रही थी, तभी रोहन वहां पर आया। रोहन इधिका के पास आकर बोला, अब समझ आ रहा है तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि तुम मुझे दिशांक राठौर से मिला होगी। तुम तो उसे बहुत अच्छे से जानती हो। इधिका ने क्लियरली कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर रह गई। तभी रोहन को याद आया कि थोड़ी देर पहले पार्टी में जब इधिका मौजूद थी तब दिशांक की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। वह बात चाहे किसी से भी करो, लेकिन देख इधिका को ही रहा था। एक पल के लिए उसे यही लगा कि शायद दिशांक इधिका को पसंद करता है। वैसे भी वह काफी हैंडसम था और उसकी पोजीशन भी अच्छी थी। कुछ पल सोचने के बाद रोहन ने पूछ ही लिया, अच्छा इशिका, तुम्हें दिशांक राठौर कैसा लगता है? वह काफी इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और ट्रस्टवर्थी इंसान है। इधिका जिस हिसाब से दिशांक को जानती थी, उसने उसे हिसाब से उसकी तारीफ कर दी। वह वाकई एक अच्छा और ईमानदार इंसान था। तभी इधिका ने अपनी पूरी कंपनी तक उसके ऊपर सौंप रखी थी। इधिका के मुंह से दिशांक की तारीफ सुनकर रोहन ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब मामला दोनों तरफ बराबर है। तुम भी उसे पसंद करती हो, ना? ही इज वेरी हॉट एंड हैपनिंग। अच्छा वैसे तुम अगर सच में दिशांक के साथ रिलेशनशिप में हुई तो मेरे डॉक्टर मर्चेंट से मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे ही इधिका ने रोहन की बात समझी, उसे हंसी आने लगी। वह उसकी बात का जवाब देने ही वाली थी कि उसे पीछे से किसी की खांसी लेने की आवाज आई। इधिका और रोहन ने मुड़कर देखा तो उनसे थोड़ी ही दूरी पर आकर्ष खड़ा था, जो उन दोनों के साथ होने पर उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। आकर्ष उनसे ज्यादा दूरी पर नहीं था, इसलिए उसने उनकी बातें सुन ली थी और इस वक्त उसे गुस्सा आ रहा था। आकर्ष उनके पास आया और सख्ती से रोहन की तरफ देखते हुए बोला, मिस सिंघानिया पहले से ही शादीशुदा है। तुम बेवजह उनका नाम किसी और के साथ क्यों जोड़ रहे हो? आगे से ऐसा मत करना। वह अपने हस्बैंड के लिए बहुत लॉयल है। आकर्ष ने जिस तरह से जवाब दिया था, उसे सुनकर इधिका और रोहन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। इधिका को एक पल के लिए लगा जैसे आकर्ष को जलन महसूस हो रही है, तो वही रोहन को इस बात की हैरानी थी कि अगर इधिका शादीशुदा है और किसी और के साथ उसका अफेयर चल भी रहा है, तो इस बात से आकर्ष को इतनी जलन क्यों हो रही है? CH56 जेलस हस्बैंड। इधिका पार्टी से बोर हो गई थी, इसलिए वह वहां से जाना चाहती थी। इस बीच आकर्ष का उसके पास मैसेज आया। आकर्ष अपनी मीटिंग के लिए बाहर आया हुआ था और फ्री होकर वह इधिका को लेने के लिए आ रहा था। आकर्ष वहां पहुंचा तब उसने रोहन और इधिका की बातें सुन ली थी, जहां रोहन को यह लग रहा था कि इधिका और दिशांक रिलेशनशिप में हैं। आकर्ष ने जब उनकी बातें सुनी तो वह तुरंत उनके पास आया और रोहन को इधिका की शादीशुदा होने की बात बताई। ऐसे लग रहा था जैसे आकर्ष को इस बात से जलन हो रही थी कि इधिका का नाम किसी और के साथ जोड़ा जा रहा है। इधिका के शादीशुदा होने की बात सुनकर रोहन भी चौंक गया था। उसने तुरंत इधिका से पूछा, तुम मैरिड हो? तुमने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्या दिशांक इस बारे में जानते हैं?
रोहन नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से दिशांक का दिल टूटे। अगर दिशांक को इधिका की शादीशुदा होने की बात पता नहीं होती तो वह उसे प्रपोज जरूर करता और फिर इधिका की ना सुनने पर उसे बुरा लगता। इधिका ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, वो जानते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उसके दिल में काफी सारे सवाल उठ रहे थे। उसने तुरंत इधिका से पूछा, तुम उम्र में अभी बहुत छोटी हो, तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? तुम अपने पति के लिए बहुत लॉयल लग रही हो। कौन है तुम्हारा पति? जिज्ञासावश रोहन ने इधिका से काफी सारे सवाल पूछ डाले। इधिका ने जवाब देने से पहले आकर्ष की तरफ देखा। आकर्ष ने रोहन को घूरते हुए कहा, तुम आज कुछ ज्यादा ही बातें नहीं कर रहे। रोहन तुरंत चुप हो गया था। वह धीरे से बड़बड़ा कर बोला, और खुद इतना अजीब बिहेव कर रहा है, वो इसे दिखाई नहीं दे रहा। आकर्ष ने रोहन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह इधिका की तरफ मुड़ा और बोला, मैं घर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो ना? इधिका ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, हाँ, जरूर। आप गाड़ी के पास चलिए, मैं वहीं पर आ रही हूँ। इधिका और आकर्ष एंट्रेंस की तरफ जाने लगे, तभी रोहन उनके पीछे आते हुए बोला, मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वह तीनों साथ में बाहर की तरफ जाने लगे। वहीं पार्टी के अंदर नक्श का चेहरा उतरा हुआ था। आयशा भी परेशान थी। उनकी परेशानी का कारण इधिका थी। उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा था कि दिशांक इधिका से अच्छे से बात कर रहा था और वह उसे जानता भी था। नक्श से अब रहा नहीं गया। वह बिना सोचे समझे दिशांक के पास गया और बोला, मिस्टर राठौर, क्या इधिका भी डॉक्टर मर्चेंट को जानती है? दिशांक को इधिका से जुड़े हुए किसी भी सवाल पर जवाब देने से पहले सोचना पड़ता था। उनके आसपास और भी लोग खड़े थे, जिनका ध्यान उनकी बातों की तरफ था। अगर वह हाँ कहता तो वो लोग इधिका के पीछे पड़ जाते और डॉक्टर मर्चेंट से मिलवाने के लिए फोर्स करते। दिशांक ने कुछ पल रुक कर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक कॉलेज ग्रेजुएट है, वो डॉक्टर मर्चेंट को नहीं जानती है। दिशांक के मना करते ही नक्श ने राहत की सांस ली। आयशा भी अब परेशान नहीं लग रही थी। दिशांक उनसे और बात नहीं करना चाहता था। तभी उसकी नजर इधिका पर पड़ी, जो एंट्रेंस से बाहर की तरफ जा रही थी। उसने तुरंत कहा, बाद में बात करते हैं, मिस्टर राजवंश। फिलहाल मुझे कुछ काम है, तो पार्टी से निकलना होगा। नक्श ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। दिशांक बिना इधर उधर देखे सीधे इधिका के पीछे जा रहा था। बाकी लोगों ने उसे इधिका के पीछे जाते देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो वहीं उन्हें देखकर नक्श के चेहरे के भाव सर्द होने लगे। पार्टी के एंट्रेंस पर आते ही दिशांक इधिका से जा टकराया। वह तुरंत बोला, मैं कल यूएस जा रहा हूँ। कंपनी के लिए कुछ पेटेंट रजिस्टर करना है और साथ ही नए प्रोजेक्ट पर भी काम करना है। बस मुझे तुम्हें इस बारे में बताना था। ठीक है, सब अच्छे से करके आना, इधिका ने जवाब दिया, तो दिशांक वहां से चला गया। रोहन ने उनकी बातचीत सुनी तो वह उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। वह इधिका से बोला, मिस्टर दिशांक राठौर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। ऐसा तो होता रहता है, लेकिन वो इस बारे में तुम्हें इन्फॉर्म क्यों कर रहे थे? कुछ चल रहा है तुम दोनों के बीच में? रोहन की बातों से साफ था कि वह इधिका का इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इधिका ने आह भरी और धीरे से कहा, अच्छा ठीक है, बता देती हूँ। वो मुझे इसलिए बता रहा था क्योंकि डॉक्टर मर्चेंट मैं ही हूँ। हालांकि इधिका ऑफिशियली सबके सामने आकर अपने डॉक्टर मर्चेंट होने की सच्चाई बताना चाहती थी, पर रोहन को उस पर शक होने लगा था। वह उससे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा था। इससे इधिका थोड़ी इरिटेट हो गई थी, इसलिए उसने रोहन को बता दिया था कि वही डॉक्टर मर्चेंट है। वही इधिका की बात सुनकर रोहन चौंक गया।
वह हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। फिर वह अचानक हंसते हुए बोला, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, मिस सिंघानिया। इधिका रोहन की तरफ घूर कर देखने लगी। वह उस पर यकीन नहीं कर रहा था। रोहन आगे बोला, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? ठीक है, मैं डॉक्टर मर्चेंट से नहीं मिला हूँ और वो बहुत कम लोगों के सामने आए हैं, पर जिस हिसाब से उनकी कैपेबिलिटी है वो आराम से 40 से 50 साल के होंगे। तुम अभी बहुत छोटी हो, मिस सिंघानिया, लेकिन मुझे तुम्हारा मजाक अच्छा लगा। इधिका ने गहरी सांस ली और फिर से कहा, नहीं, डॉक्टर मर्चेंट मैं ही हूँ और मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अब समझ आया तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तुम ऐसा अपने और दिशांक राठौर के रिश्ते को छुपाने के लिए कह रही हो ना? रोहन उसे घूरते हुए बोला। तुम्हारी इमेजिनेशन का कोई जवाब नहीं है, इधिका ने चिढ़ते हुए कहा। रोहन ने उसे देखकर मुंह बनाकर कहा, आई होप कि ये मेरी इमेजिनेशन ही हो, क्योंकि मुझे धोखेबाज लोगों से बहुत चिढ़ है। अगर तुम्हारे और दिशांक राठौर के बीच कुछ चल भी रहा है तो पहले अपने पति से डिवोर्स लो और फिर उससे शादी कर लेना। शादी में धोखा देना अच्छी बात नहीं होती है। दिशांक राठौर एक अच्छा आदमी है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम उसे भूल जाओ। शायद तुम्हारा पति अच्छा नहीं होगा, तो पति से डिवोर्स लो और दिशांक से शादी कर लो। रोहन इधिका को समझा रहा था, तभी वह बोलते हुए चुप हो गया। आकर्ष उसे ऐसे घूर रहा था मानो अभी इसी पल उसका मर्डर कर देगा। उसके चेहरे के बिगड़े हुए भाव देखकर रोहन ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आज मीटिंग तुम्हारी डील नहीं हुई क्या? आकर्ष ने अपने गुस्से को काबू किया और जवाब में कहा, आजकल तुम बहुत बातें करने लगे हो। खासकर लोगों को फ्री की एडवाइस भी दे रहे हो कि किसे किससे तलाक लेकर शादी कर लेनी चाहिए। जैसे ही आकर्ष की बात खत्म हुई, इधिका की हल्की सी हंसी छूट गई, जिसे हालांकि रोहन और आकर्ष दोनों ने ही नहीं देखा था। आकर्ष एक जेलिस हस्बैंड की तरह रिएक्ट कर रहा था, वही रोहन आकर्ष से घबरा रहा था। वो लोग आपस में लगे हुए थे, तभी उन्हें एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। वो दिशांक था, जो अपनी ब्रांड न्यू येलो कलर की लग्जरी स्पोर्ट्स कार में था। मिस सिंघानिया, मैंने आज ही नई कार खरीदी है। आप कहो तो मैं आपको घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। ये कमाल की है, दिशांक ने इधिका को आवाज लगाकर कहा। वो बस इधिका को अपने ब्रांड न्यू कार दिखाना चाहता था। इधिका को ड्राइविंग करने का शौक था और वह इस तरह की कार चलाना पसंद करती थी। यही सोचते हुए दिशांक अपनी गाड़ी उनके पास ले आया था। इधिका उसे मना करती, उससे पहले आकर्ष ने कहा, तुम्हें इसे लिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। इसका रास्ता तुम्हारे रास्ते से अलग है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं यू टर्न लेकर ड्रॉप कर दूंगा, दिशांक ने मुस्कुरा कर कहा। दिशांक को इधिका से इतना फ्रैंक होते देखकर आकर्ष का चेहरा सर्द हो गया। वही इधिका ने रोहन की तरफ देखा तो वह उसे अजीब नजरों से देख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वह इस बात को कंफर्म कर रहा हो कि दिशांक और इधिका के बीच कुछ चल रहा है। आकर्ष ने इधिका की तरफ देखा और बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, तुमने पार्टी में ड्रिंक की थी ना? ड्रिंक करने के बाद किसी अनजान आदमी से लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। इधिका ने दिशांक की तरफ देखकर कहा, मैं मिस्टर राजवंश के साथ चली जाऊंगी। आप जा सकते हैं। ठीक है, दिशांक ने उतरे हुए चेहरे के साथ कहा और फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। उसे लगा कि वो इधिका को साथ लेकर जाएगा तो ड्राइव वही करेगी। दिशांक के जाते ही पृथ्वी गाड़ी लेकर आया। उसने उतरकर आकर्ष के लिए दरवाजा खोला। आकर्ष ने इधिका को अंदर बैठने का इशारा किया। उसके बैठते ही रोहन भी गाड़ी में बैठने को हुआ, तभी आकर्ष ने उसे बैठने से रोक दिया था। क्या तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की कार नहीं है? आकर्ष ने भौहें चढ़ाकर पूछा। लेकिन मैंने शराब पी रखी है, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, रोहन ने जवाब दिया। आकर्ष ने उसे देखकर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, समझ गया। ऐसा करो कि तुम टैक्सी ले लो। इतना कहने के बाद आकर्ष गाड़ी में बैठ गया। रोहन धीरे से बोला, थोड़ी देर पहले इसने कहा था कि शराब पीने के बाद किसी अनजान आदमी के साथ गाड़ी में मत बैठो,
उस बात का क्या हुआ? गाड़ी का दरवाजा बंद हो चुका था। रोहन को वहां पर छोड़कर आकर्ष की गाड़ी आगे निकल गई। रोहन ने अपने लिए कैब हायर की और फिर घर जाने के लिए निकल गया। हालांकि उसे आज आकर्ष का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। गाड़ी के पिछले हिस्से में पार्टीशन लगा हुआ था। गाड़ी की डिम लाइट में आकर्ष इधिका का चेहरा देखने लगा। एक पल के लिए वो उसके खूबसूरत चेहरे में खो गया था। फिर वो कुछ पल रुककर बोला, मिस सिंघानिया, क्या आप मेरी बैंडेज चेंज करने में हेल्प करेंगी? इधिका ने हैरानी से आकर्ष की तरफ देखकर पूछा, अभी? गाड़ी में? हाँ, आकर्ष ने जवाब में कहा। वैसे तो हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, लेकिन दादी ने देखा तो फिर वो नाराज हो जाएगी। पूरे दिन बिजी रहने के कारण मुझे बैंडेज चेंज करने का टाइम नहीं मिला। दादी का सोचकर आकर्ष ऐसा कह रहा था। ये जानने के बाद इधिका ने राहत की सांस ली। उसने आकर्ष की बैंडेज चेंज करने के लिए हाँ कह दी थी। इधिका ने गाड़ी की दूसरी लाइट ऑन की। इस बीच आकर्ष ने अपना जैकेट और शर्ट निकाल लिया था। उसने अपनी पीठ इधिका की तरफ कर ली। इधिका ने आकर्ष की चोट की तरफ देखा और पहले की हुई बैंडेज को हटाया। उसकी बॉडी काफी मस्कुलर थी। बचपन में भले ही वो दुबला पतला हो, लेकिन अब काफी फिट था। इधिका ने देखा कि उसके ब्लिस्टर्स ठीक होने लगे थे। इसका मतलब साफ था कि उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा था, तभी वो जल्दी रिकवर कर रहा था। इधिका कार की सीट पर घुटनों के बल बैठ गई और उसे दवाई लगाने लगी। अचानक गाड़ी किसी मोड़ पर मुड़ी और इसी के साथ इधिका का बैलेंस बिगड़ गया। वो नीचे गिरती, उससे पहले आकर्ष ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। इधिका का सिर आकर्ष के कंधे पर था तो आकर्ष के हाथ इधिका की कमर पर। डर के मारे इधिका ने आकर्ष को कसकर पकड़ रखा था और इस चक्कर में उसके होंठ आकर्ष के कंधे पर थे। इधिका के इस तरह छूने पर आकर्ष के दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर कर रही थी। एक पल के लिए मानो वो पलके झपकना भूल गया था और बिना किसी भाव के सामने की तरफ देख रहा था। इधिका को एहसास हुआ कि उसके इस तरह गिरने पर आकर्ष को चोट लग सकती है। वो तुरंत आकर्ष से थोड़ा दूर हुई और बोली, मिस्टर राजवंश, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आई एम रियली सॉरी। वो अचानक गाड़ी में यू टर्न लिया और मैं आपके ऊपर आ गई। नहीं, मैं ठीक हूँ, आकर्ष ने खुद को सामान्य करके कहा। इधिका वापस उसके पीछे चली गई और उसके दवाई लगाकर बैंडेज कर दी थी। आकर्ष ने वापस अपनी शर्ट पहन ली थी, लेकिन अभी भी वो अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो इधिका के छूने भर से बेकाबू हो गई थी। आकर्ष के लिए इधिका का सामना करना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही गाड़ी हॉस्पिटल पहुंची, वो बिना सोचे समझे गाड़ी से उतरा और सीधा ऊपर जाने के लिए निकल गया। आकर्ष का अजीब बर्ताव देखकर इधिका पृथ्वी से पूछे बिना रह नहीं सकी। उसने पृथ्वी से कहा, मिस्टर चौहान, क्या आज की मीटिंग अच्छी नहीं रही होगी, जो मिस्टर राजवंश इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं? उनका मूड बिगड़ा हुआ लग रहा है। पृथ्वी ने उसे देखकर आइज रोल की और अपने मन में कहा, इस लड़की को कुछ पता नहीं चलता। आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी और हमें इतनी बड़ी डील मिली है। सर का मूड क्यों बिगड़ा हुआ होगा? पृथ्वी ने इधिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आकर्ष के पीछे जाने लगा। इधिका को उसका बर्ताव भी बहुत अजीब लगा। इधिका उनके पीछे ऊपर जाने को हुई, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी भांजी? इधिका ने पलट कर देखा तो वो आशीष था। आशीष ने वहां खड़ी आकर्ष की गाड़ी को देखा, जो काफी महंगी नजर आ रही थी। फिर उसने इधिका की तरफ देखकर कहा, बहुत ख्याल रखते हैं वो तुम्हारा। क्या उसने तुम्हें कुछ पैसे दिए? इधिका आशीष की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर शरारत भरे लहजे में बोली, हाँ, क्यों नहीं। न सिर्फ उन्होंने बल्कि दादी ने भी मुझे काफी सारे पैसे दिए हैं। इधिका की बात सुनकर आशीष भी चुप हो गया। तभी इधिका ने कुछ पल रुककर कहा, अच्छा, पिछली बार आप कुछ सच बताना चाहते थे। आप चाहो तो उसकी कीमत लगा सकते हो, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। उसकी बात सुनकर आशीष चौंक गया। उसने सिर हिलाकर कहा, एक बार फिर सोच लो। तुम मुझे पैसे दे पाओगी ना? बात 10-20 हजार की नहीं है, जो तुम मुझसे डील करने की सोच रही हो। इधिका ने अपना फोन निकाला और तिरछी मुस्कुराहट दी। अचानक आशीष के फोन का नोटिफिकेशन टोन बजा।
उसने देखा इधिका ने अभी अभी उसे 2 लाख भेजे थे। आयशा इतने पैसे उसे 2 या 3 महीने में भेजती थी, जितने इधिका ने एक बार में भेज दिए। ये तो बस शुरुआत है, बाकी के पैसे आपके सच बताने के बाद भेजूंगी। चलो अब बताओ, इधिका ने गंभीर आवाज में कहा। इतने पैसे काफी थे आशीष का ईमान डगमगाने के लिए। C857 राघव मित्तल कौन है? इधिका पार्टी से आकर्ष के साथ लौट आई थी। वह ऊपर जा रही थी, तभी उसे पीछे आशीष दिखाई दिया। इधिका ने आशीष को अपनी बातों के जाल में फंसाया और फिर उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इधिका आशीष से वह राज जानना चाहती थी, जिसके जरिए वह आयशा से पैसे ऐंठ रहा था। पैसे मिलते ही आशीष के चेहरे पर चमक आ गई। वह नहीं चाहता था कि इधिका जैसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को वह खो दे। हाँ, तुमने पैसे भेज दिए हैं तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मैं तुम्हें वह राज बता दूंगा। वह तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और बहुत जरूरी है इधिका, आशीष ने जवाब दिया। इधिका ने उसे देखकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है चलो मुझे बताओ। ये बहुत कीमती राज है, इसके लिए मैं जितने पैसे लूं वह कम है। सिंघानिया फैमिली इतनी अमीर है, वह भी मुझे काफी पैसे दे सकती है, आशीष ने लालच करते हुए कहा। इसका मतलब ये राज सिंघानिया फैमिली से जुड़ा हुआ है? इधिका ने आंखें छोटी करके पूछा। हाँ, ये राज तुमसे और सिंघानिया फैमिली से जुड़ा हुआ है, आशीष ने जवाब दिया। फिर वह कुछ पल रुककर बोला, एक्चुअली तुम वो आशीष की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी पीछे से जोर से चिल्लाने की आवाज आई, आशीष अंकल और इधिका, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वह आयशा थी, जो अभी भी पार्टी ड्रेस में थी। वह अपने गाउन को संभालते हुए बिखरे बालों के साथ गुस्से में उनकी तरफ बढ़ रही थी। आशीष आयशा को देखकर मुस्कुरा कर बोला, कुछ नहीं, वह बस अपनी प्यारी भांजी के साथ थोड़ा सा बिजनेस कर रहा था। मुझे तो आज पता चला है कि यह भी काफी पैसे वाली है। आयशा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। वह बोली, लेकिन मैंने तुम्हें पैसे भिजवा दिए हैं। तुमने भिजवा दिए हैं, पर मुझे और चाहिए। तुम्हें पता है ना, मुझे जरूरत पड़ती रहती है, आशीष ने बेपरवाही से कंधे उचका कर कहा। आयशा गुस्से में आशीष की तरफ देख रही थी। आशीष आगे बोला, पता है इसने मुझे 2 लाख रुपए दिए हैं और इसने और भी पैसे देने का वादा किया है। इतने पैसे तो तुमने कभी मुझे एक साथ नहीं दिए हैं। इसके साथ डील करना मेरे लिए फायदे का सौदा होगा, तो मैं इसी के साथ डील करने का सोच रहा हूँ। आयशा को आशीष पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वह उसका गला दबा दे। आयशा ने अपने गुस्से को काबू किया और शांत लहजे में बोली, मैं तुम्हें कल और पैसे भिजवा दूंगी। आशीष को उम्मीद थी कि आयशा उसे पैसे दे सकती थी। उसने तुरंत ही अपना पाला बदला और इधिका से बोला, मेरा मूड चेंज हो गया है, अब मैं आयशा के साथ ही डील करूंगा। तुम अपने पैसों को उधार समझ लेना, जो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। आयशा वहां से जाने लगी। उसने आशीष को अपने पीछे आने का इशारा किया। आयशा के आने की वजह से सारा खेल बिगड़ गया था और इस वजह से इधिका को गुस्सा आ रहा था। इधिका पैर पटकते हुए बोली, पैसे तो मैं उससे वापस हासिल कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए आयशा आशीष जैसे इंसान को पैसे दे रही हैं? जरूर कुछ बड़ी बात है और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। इधिका ने खुद को शांत किया और ऊपर बिल्डिंग में जाने लगी। आयशा ऊपर गई तो उसके पास नक्श का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया। क्या हुआ नक्श, सब ठीक है ना? हम अभी तो मिले थे, आयशा ने हैरानी से पूछा। नक्श ने ही उसे वहां ड्रॉप किया था और इतनी जल्दी उसने वापस कॉल भी कर लिया था। नक्श ने जवाब में कहा, राधिका आंटी दिल्ली से है ना? क्या वह वहां मित्तल फैमिली को जानती हैं? मित्तल फैमिली, आयशा ने हैरानी से दोहराया। नक्श जवाब में बोला, हाँ मित्तल फैमिली। मित्तल फैमिली के कंपनी के हेड का नाम राघव मित्तल है। मुझे अभी अभी पता चला है कि आकर्ष चाचू उनके साथ कोई डील करने वाले हैं, बस सिग्नेचर नहीं हुए हैं। आकर्ष का नाम आते ही आयशा ने तुरंत इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। आयशा ने पूछा, अच्छा फिर तुम्हें उनसे क्या काम है? मैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता हूँ।
चाचू की उनसे बात नहीं हुई है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो हमारी पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगी, नक्श ने जवाब दिया। ठीक है, अभी मॉम सो रही है, उनके उठने के बाद मैं उनसे बात करती हूँ, आयशा बोली और फिर इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया था। नक्श से बात करने के बाद आयशा फिर से आशीष को लेकर परेशान हो गई। आयशा मन ही मन बोली, आज तो मैंने आशीष को देख लिया था और उसे चुप करवा दिया था, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा। मुझे उसका मुंह बंद करवाने के लिए एक साथ पैसे देने होंगे। डैड से इतने पैसे मांगूंगी तो उन्हें शक होगा। मुझे जल्द से जल्द नक्श से शादी करनी होगी। डॉक्टर मर्चेंट से भी बात नहीं हो पाई। अब मित्तल फैमिली से कांटेक्ट करने का तरीका ढूंढना होगा। आयशा सीढ़ियों से जा रही थी क्योंकि लिफ्ट बिजी थी। राधिका का रूम 3rd फ्लोर पर था तो वसुधा जी का 4th पर। इथिका भी वही जा रही थी। इत्तेफाक से वह दोनों साथ ही थी, लेकिन थोड़ी देर पहले जो भी हुआ था उसके बाद से वह दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। इथिका और आयशा चल रही थी, तभी उन्हें किसी के बहस करने की आवाज आई। वह दोनों माँ बेटे थे, जिसमें लड़के की उम्र लगभग 30 के आसपास थी और उसकी माँ 50 साल के करीब थी। उस लड़के की माँ ने चाहते हुए कहा, तुम्हारी सेकंड वाली आंटी का कॉल आया था। उसने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है बेटा, तुम्हें उस पर जाना चाहिए। लड़की बहुत अमीर है समीर बेटा, और इससे तुम्हारा फ्यूचर सुधर सकता है। उसके बेटे का नाम समीर था। वह नाराजगी जताते हुए बोला, मॉम आप ये क्या कर रही है? मैं जानता हूँ मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन सर्जरी के बाद वह ठीक हो जाएगी। मुझे किसी ब्लाइंड डेट पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं कियारा से बहुत प्यार करता हूँ। समीर की बात सुनकर उसकी माँ ने मुंह बनाया। वह अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर बोली, सर्जरी हो तो जाएगी, लेकिन सर्जरी के लिए डॉक्टर ने 50 लाख रुपए बताए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। उसका अलग से खर्च आएगा। हम इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे बेटा? समीर ने कुछ पल सोचते हुए कहा, ठीक है फिर हम ऐसा करते हैं, घर बेच देते हैं। वैसे भी वह घर कियारा के हिस्से की प्रॉपर्टी से आया हुआ है। उसकी माँ को समीर का आइडिया अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत ना में सिर हिलाकर बोली, ऐसे कैसे घर भेज दे? अगर घर बिक गया तो कोई तुम्हें लड़की देने के लिए तैयार नहीं होगा। देखो तुमने अपनी जिंदगी के 2 साल उस बीमार लड़की को दिए हैं, बदले में इतना तो बनता है। अपनी माँ की बात सुनकर समीर चौंक गया। वह बोला, ये सही नहीं है मॉम। उसने मेरे लिए अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया। ये तो उसकी फैमिली अच्छी थी जो उन्होंने उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसे दे दी। उसका कोई नहीं है। मैं उसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। हाँ तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने थोड़ी ना उसे रिश्ते तोड़ने के लिए कहा था। उसके बाप को तुम जैसा एवरेज लड़का मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसकी भी गलती है, उसे उन्हें मनाने जाना चाहिए था, समीर की माँ ने कहा। फिर वह अपनी आवाज थोड़ा नीचे करके बोली, मेरी बात गौर से सुनो और प्रैक्टिकल होकर सोचो। हम उसे यहाँ से ले जाते हैं और बोल देते हैं कि डॉक्टर ने सर्जरी करने से मना कर दिया है। कुछ दिनों में वह मर जाएगी तो तुम उस अमीर लड़की से शादी कर लेना। उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर भी सेटल हो जाएगा। तुम सोच ही नहीं रहे हो। समीर ने थोड़ी देर सोचा। पहले वह कियारा के साथ रहना चाहता था, लेकिन अचानक उसका मन बदल गया। वह बोला, ठीक है तो फिर हम कियारा को यहाँ से डिस्चार्ज करवा लेते हैं। हालांकि वह अपनी तरफ से काफी धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन कॉरिडोर बिल्कुल शांत था और इस वजह से उनकी आवाज थोड़ी तेज आ रही थी। इथिका और आयशा दोनों ही उनकी बातें सुन चुकी थी। आयशा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इथिका को गुस्सा आने लगा। उनकी बातों से यही लग रहा था कि कियारा नाम की लड़की का पति और सास दोनों ही काफी स्वार्थी थे। पता नहीं कौन बदकिस्मत लड़की है जो इन्हें झेल रही है। जो भी है, बेचारी काफी तकलीफ में लग रही है, इथिका ने अपने मन में कहा। तभी उसकी नजर एक रूम के आगे खड़ी लड़की के ऊपर गई। उसने हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था। वही कियारा थी जो चेहरे से ही काफी बीमार नजर आ रही थी।
खिड़की को देखते ही तुरंत उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। समीर जल्दी से उसके पास जाकर बोला, कियारा बेबी तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? कियारा ने नम आंखों से उसे देखा और सुबकते हुए बोली, मेरे डैड को कॉल करो, वह मेरे इलाज के पैसे दे देंगे। कियारा की बात सुनकर उसकी सास हंसते हुए बोली, बहू हमने उन्हें कॉल किया था लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यह समीर का नंबर है उन्होंने कॉल कट कर दिया, ऊपर से उसे ब्लॉक भी कर दिया था। उन्होंने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, वह नहीं आएंगे तुम्हारे इलाज के पैसे देने के लिए। कियारा ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, वह इतनी कमजोर थी कि दीवार को पकड़ कर खड़ी थी। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और बोली, ठीक है फिर मेरे भाई को कॉल करो, वह मेरी मदद करने के लिए जरूर आएगा। समीर ने उसकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसने कियारा को दोनों कंधों से पकड़ा और समझाते हुए बोला, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने ऐसी हालत में तुम्हें फोन इस्तेमाल करने से मना किया है, तुम्हें आराम की जरूरत है। माँ आप डॉक्टर से बात कीजिए, मैं किया को घर ले जाना चाहता हूँ। कियारा ने तुरंत ना में सिर हिलाया और समीर के हाथ झटक कर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। वह इतनी कमजोर थी कि आगे चलकर लड़खड़ाने लगी और आयशा के पैरों में जा गिरी। वो आयशा के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मेरे भाई को कॉल कर दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आयशा को उसके बीमारी या फिर इतनी परेशानी में होने का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना पैर कियारा के हाथ से अलग किया और काफी बेरुखी से कहा, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने एक लड़के के लिए अपनी फैमिली से रिश्ते तोड़ दिए, तुम्हें क्या लगता है कि अब वह तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहेंगे? तुम जैसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए, अब रहो अपने उसी सो कॉल प्यार के साथ। आयशा ने उनके मामले में दखलंदाजी नहीं की। ये देखकर माँ बेटे ने राहत की सांस ली, लेकिन कियारा के इस तरह अजनबी से मदद मांगने की वजह से वह गुस्सा भी हो गए थे। समीर कियारा के पास गया और उसे उठाते हुए गुस्से में बोला, कियारा मित्तल तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है कि अब तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला? तुम्हारी फैमिली हम हैं तो हमारे साथ रहने की आदत डाल लो, बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मान लो। कियारा के चेहरे पर निराशा के भाव थे, उसे अपनी फैमिली की याद आ रही थी। हाँ, हालांकि उसने अपनी फैमिली से रिश्ते तोड़कर गलत किया था, लेकिन अब वह उनसे मिलना चाहती थी। वह उन माँ बेटे के साथ तो बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी। कियारा मन ही मन जानती थी कि अगर वह वापस उनके साथ गई तो पक्का मर जाएगी। वह वहां खड़ी आंसू बहा रही थी और अपने कमरे की तरफ मुड़ने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। रुको, वह इधिका थी जो मदद करने के लिए आगे आई थी। इधिका कियारा के पास आई और सख्ती से बोली, मुझे मोबाइल नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करूंगी। कियारा ने हाँ में सिर हिलाया। खुशी से उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी समीर की मां ने चिल्लाकर कहा, ऐ लड़की, कौन हो तुम जो हमारे घर के मामले में अपनी टांग अड़ा रही हो? अभी कह रही हूं पीछे हट जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। समीर उनकी नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता था। वह शांति से बोला, देखो तुम्हारे कॉल करने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि उनके मुंह से इनकार सुनकर तुम हर्ट हो। नंबर दो मुझे, इधिका ने सख्त अंदाज में कहा। कियारा ने उसे नंबर बताया। इधिका ने कॉल किया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, हेलो, मैं राघव मित्तल बोल रहा हूं। इधिका ने तुरंत कहा, कियारा मित्तल बहुत बीमार है, उसे सर्जरी की जरूरत है जो कि काफी कॉस्टली है। राघव मित्तल जो कॉल के दूसरी तरफ था, वह कियारा की हेल्थ के बारे में सुनकर परेशान हो गया। उसने तुरंत पूछा, कहाँ है वह? इधिका ने उसे हॉस्पिटल का एड्रेस दिया तो वह बोला, मैं गोवा आया हुआ हूँ,
किसी काम के सिलसिले में और अभी फ्री भी हूँ। आप उसका ध्यान रखिएगा। मैं अभी वहाँ आता हूँ। कॉल पर बात हो जाने के बाद इधिका समीर और उसकी माँ की तरफ पलटी और बोली, जब तक कि इसका भाई नहीं आ जाता कोई भी इसके पास नहीं आएगा। अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। उसके धमकी देने पर समीर और उसकी माँ डर गए। तो वहीं आयशा हंसते हुए बोली, अरे वाह, तुम तो बहुत महान निकली। वैसे तुम्हें बता दूं कि एक बार इसकी फैमिली यहाँ आ गई तो वह तुम्हें ही ब्लेम करेंगे कि तुमने उन्हें यहाँ बुलाकर उनका टाइम खराब कर दिया। तुम जैसे इमोशन लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वैसे तो मुझे बहुत काम है, लेकिन तमाशा देखने में मजा आएगा। आयशा वहां से जाने के बजाय वहीं खड़ी होकर उसके भाई के आने का इंतजार करने लगी। CH58 इधिका बनी मसीहा। इधिका हॉस्पिटल में ऊपर वसुधा जी के पास जा रही थी, तभी उसे एक मां बेटे की आवाज सुनाई दी। उसके साथ आयशा भी थी। उन दोनों ने अनजाने में उन मां बेटे की बातें सुन ली थी। लड़के का नाम समीर था, जिसकी पत्नी बीमार थी और लड़के की मां उसे सलाह दे रही थी कि वो उसकी पत्नी कियारा को मरने दे। लड़के की मां समीर की दूसरी शादी की प्लानिंग कर रही थी। पहले तो उसने मना कर दिया, फिर वो अपनी मां के साथ प्लानिंग में शामिल हो गया था। इसी बीच कियारा बाहर आई और वो अपनी फैमिली से बात करना चाहती थी। समीर और उसकी मां ने कियारा की बात नहीं करवाई तो उसने आयशा से मदद मांगी। आयशा ने भी कुछ नहीं किया। ऐसे में इधिका आगे आई और उसने कियारा के भाई को कॉल करके बुलाया। कियारा का भाई कोई और नहीं, दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन राघव मित्तल था, जिसकी पहचान से अब तक वो सभी लोग अनजान थे। अपने भाई के आने की बात सुनकर कियारा रो पड़ी। उसने इधिका की तरफ देखकर सुबकते हुए कहा, मेरा भाई। इधिका आगे आई और उसने कियारा का हाथ सहलाकर कहा, चिंता मत करो, वो अगले आधे घंटे में यहाँ आ रहा है। तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कियारा की आंखों में आंसू थे। एक अनजान लड़की उसकी मदद कर रही थी। उसने कड़वाहट से अपने पति समीर की तरफ देखा। कियारा ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मैंने एक गलत आदमी से शादी की। इससे प्यार किया था और उसने मुझे हमेशा खुश रखने का वादा किया था। अचानक कियारा के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। लगभग 2.5 साल पहले कियारा अपने दोस्तों के साथ गोवा में घूमने के लिए आई थी और वहां उसकी मुलाकात समीर से हुई। कुछ ही दिनों में दोनों को प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। कियारा की फैमिली हमेशा से इस शादी के खिलाफ थी और उन्होंने कियारा को भी समझाया, पर कियारा ने उनसे रिश्ते तोड़ दिए थे। इन 2 सालों में उसके घर वालों ने उसे काफी बार फोन किया और घर लौटने के लिए कहा, लेकिन कियारा उन्हें ये दिखाना चाहती थी कि वो कम पैसों में भी खुश है। कियारा को रोते हुए देखकर इधिका उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिमाग में काफी कुछ चल रहा होगा, लेकिन खुद को शांत रखो। अपनी फैमिली से बहुत दिनों बाद मिलने वाली हो, उनके लिए खुद को खुश रखो। उन्होंने हमेशा यही चाहा कि मैं उनके पास वापस लौट आऊं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। इन 2 सालों में न जाने उन्होंने कितनी बार मुझे कॉल करके अपने पास आने को कहा, पर मैं ही बेवकूफ थी जो प्यार के जाल में फंस गई थी। कियारा ने जवाब दिया। अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे। आखिरी बार जब उसकी अपनी फैमिली से बात हुई थी, तब उसके भाई ने उसे यही समझाया था कि वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन और पैसों के बारे में कभी अपने पति को ना बताएं। वो देखना चाहते थे कि क्या सच में समीर कियारा से प्यार करता है या नहीं। उनकी बात मानते हुए कियारा ने कभी अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उन्हें नहीं बताया। अपनी सास को खुश करने के लिए उसने घर के हर छोटे काम करना सीख लिया। जब वो अपनी मॉम को इस बारे में बताती थी कि उसे खाना बनाना और सफाई करना आ गया है, तो वो उसे यही समझाती थी कि वो नाजों से पाली हुई है, उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
इतने दिनों तक कियारा की आंखों पर उनके प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन आज हॉस्पिटल में चंद पैसों के लिए उन सब की सच्चाई कियारा के सामने आ गई थी। कियारा ने इधिका की तरफ प्यार से देखा। इधिका ही इकलौती वो शख्स थी जिसने इतनी मुश्किल परिस्थिति में उसकी मदद की थी। वो इधिका का चेहरा भूलना नहीं चाहती थी। कियारा इधिका की तरफ देख रही थी, तभी उसके कानों में समीर की आवाज गूंजी। वो गुस्से से बोला, देखो मिस, तुम जो भी हो, तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि इसका भाई यहाँ आने के बाद तुम्हें इनाम देगा, तो तुम गलतफहमी में मत रहो। इसके घर वालों के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो बस यहाँ आकर अफसोस जताएंगे और चले जाएंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके इलाज में कितने पैसे लग रहे हैं। उल्टा वो तुम्हें दो बातें सुनाएगा, क्योंकि तुमने बीच में टांग अड़ाकर उन्हें यहाँ बुलाया। समीर की बातें सुनकर कियारा को गुस्सा आने लगा। उसने फिर भी खुद को शांत रखा और समीर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे भाई के पास पैसा है और वो मुझे यहाँ से ले जाकर मेरा इलाज करवा देगा। अगर तुमने सच में कभी मुझसे प्यार किया है तो मुझे रोकना मत। बदले में चाहो तो मेरा घर रख सकते हो। कियारा समीर को अच्छे से जानती थी, वो उसे जाने नहीं देने वाला था। तभी उसने उससे रिक्वेस्ट की, रियली, तुम्हारा घर? समीर हैरानी से चिढ़कर बोला, वो घर हमने शादी के बाद खरीदा था, तो उस पर हम दोनों का हक है। उस टाइम तुम्हारी फैमिली कहाँ गई थी, जब तुम मेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो रही थी और मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी? अरे, आशीर्वाद तक देने के लिए नहीं आए थे वो लोग। अब तक तो उन्होंने तुम्हारी खोज खबर ली नहीं, और अब आ जाकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे वह? कियारा ने इस बात को अब तक छुपा कर रखा था कि वो उन सब से छुपकर अपनी फैमिली से बात करती है। समीर की बातें सुनकर कियारा को अफसोस हो रहा था। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसने कभी कियारा से प्यार किया ही नहीं। गुस्से से कियारा का सिर चकराने लगा था और वो बेहोश होकर गिर गई। ये देखकर इधिका घबरा गई। वो तुरंत बोली, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। बोलते हुए वो जल्दी से नीचे बैठी और कियारा की नब्ज चेक करने लगी। उसकी नब्ज काफी धीमी चल रही थी। इधिका ने जल्दी से कहा, इसे अभी सीपीआर देने की जरूरत है, वरना ये मर जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। समीर ने बेपरवाही से कहा, कियारा की आखिरी इच्छा यही थी कि वो और ज्यादा बीमार होकर ना मरे। अगर अब उसकी नेचुरल डेथ हो रही है तो तुम क्यों उसे तकलीफ देना चाहती हो? तुम हमारे फैमिली मैटर्स में कुछ ज्यादा ही बीच में बोल रही हो। मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूँ, साइड हट जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उनकी बातें सुनकर इधिका ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। समीर का साथ देते हुए उसकी माँ आगे आई और बोली, मेरा बेटा सही कह रहा है। मेरी बहू अपने घर पर मरना चाहती थी, और देखो ये लड़की उसे हमारे घर नहीं ले जाने दे रही है। इसकी आखिरी इच्छा भी तो पूरी करने दो। समीर की माँ ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। इससे आसपास के लोग और अस्पताल का स्टाफ वहां इकट्ठा होने लगा। लोगों को इकट्ठा होते देखकर समीर की माँ कियारा के पास झुकी और रोने का दिखावा करते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहू। मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। इस लड़की की वजह से ये सब हो रहा है। इसने हमारे घर के मामलों में दखल दिया था और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज करके घर नहीं ले जा पाई। अफसोस है कि तुम्हें हॉस्पिटल में मरना पड़ रहा है। इधिका को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये वक्त गुस्सा करने का नहीं था। हर एक सेकंड कियारा की जिंदगी के लिए जरूरी था। इधिका ने बिना कुछ कहे कियारा को वही फर्श पर लेटाया। समीर ने इधिका को रोकने की कोशिश की, लेकिन इधिका ने उसे दूर धकेल दिया था। तभी हेड नर्स वहां पर आई और वहां हो रहा हंगामा देखकर उसने सख्ती से पूछा, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? देखिए ना, ये लड़की बीच में आ गई।
मेरा बेटा और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू का इलाज यहाँ पर हो। हम डिस्चार्ज चाहते हैं, लेकिन ये इस छोड़ ही नहीं रही है। कियारा की सास तमाशा करते हुए बोली। वही इधिका ने जिस तरह से समीर को धक्का दिया था, वो गुस्से से तिलमिला उठा था। उसने नर्स से कहा, आखिर आपके हॉस्पिटल में चल क्या रहा है? ये इसे सीपीआर देकर फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है, जबकि मेरी पत्नी दर्द भरी मौत कभी नहीं चाहती थी। उसे एक सुकून भरी मौत मिल रही है, तो इस लड़की से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे अभी इसी वक्त कियारा को घर लेकर जाना है। उसकी इच्छा थी कि वो घर पर अपनी अंतिम सांसें ले। उन सब की बातें सुनने के बाद नर्स जल्दी से इधिका के पास गई और गुस्से में बोली, मिस, आप यहाँ पर आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हैं? कियारा को सीपीआर देते हुए इधिका ने कहा, ये औरत मरना नहीं चाहती थी। इसने अपने भाई को कॉल किया था, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, वैसे भी इस तरह खुद की जान लेने का हक किसी को नहीं है, और ना ही ये डिसाइड करने का कि उसे कब मरना है। इसका भाई भी इसकी फैमिली है और उसे फैसले लेने का हक है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, नर्स ने जवाब दिया, जिसे सुनकर समीर और उसकी माँ चौंक गए थे। आयशा अब तक तमाशा देख रही थी। फिर वो समीर का साथ देते हुए बोली, इधिका, तुम क्यों जिद कर रही हो? ये लड़की मरना चाहती थी। अगर बच भी गई तो इसकी जिंदगी और बदतर हो जाएगी। इसके इलाज में बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। कौन सा इसका भाई आ जाएगा तो पैसे दे देगा? ना ही इसकी फैमिली के पास पैसा है। बेचारी को तड़प तड़प के मरना होगा। इससे अच्छा अब इसकी जान जा रही है, तो तुम इसे बचाने पर तुली हो। आयशा उनका साथ दे रही थी, तो समीर भी खुश हो गया। वो रोने का दिखावा करते हुए बोला, ये लड़की सच कह रही है। हमारे पास इसके इलाज के पैसे नहीं हैं। इसका भाई भी गरीब है। पहले ही हमें इसके बीमार होने पर इतना गिल्ट हो रहा है। हमें और तकलीफ में मत डालो। मैं जानता हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, जो अपनी आंखों के सामने अपनी बीमार पत्नी को मरते हुए देख रहा हूँ, लेकिन इसे बीमारी से तड़पते भी तो नहीं देख सकता। समीर का ड्रामा काम कर गया। आसपास के लोगों को समीर से सहानुभूति होने लगी। सब बातें बनाने लगे। उनके हिसाब से इधिका की उम्र काफी कम थी और उसे दूसरों के फैमिली मैटर्स में दखल नहीं देना चाहिए था। समीर की मां जोर से चिल्लाते हुए बोली, प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए। उस लड़की को वहां से हटाते हैं। मुझे मेरी बहू की लाश घर ले जाने दो। मेरी मदद करो। सिक्योरिटी गार्ड आगे आने लगा। इधिका उन सब की तरफ देखकर जोर से चिल्लाकर बोली, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पैसों के चक्कर में अपनी बहू को मारना चाहते हो। ये मरी नहीं है, अभी इसकी सांसें बाकी हैं। सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर रुक गया, लेकिन समीर की मां नहीं रुकी। वो इधिका के पास गई और उसे रोकने के लिए उसके बालों को खींचने लगी। हालांकि इधिका को दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी। वो अब रुक जाती तो शायद कभी भी कियारा को बचा नहीं पाती। इधिका की हालत देखकर आयशा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। कैसी बेवकूफ लड़की है ये। क्या फायदा इतनी अच्छाई का, जब लोग इसके साथ में इतना बुरा सलूक कर रहे हैं। यही वजह है कि मालविका आंटी इसे पसंद नहीं करती है, आयशा ने मन ही मन कहा। वो हाथ बांधे सारा तमाशा देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में काफी सारी लग्जरी कारें एक साथ आकर रुकी। उसमें से राघव मित्तल बाहर निकला और वो तेज कदमों से चलते हुए ऊपर बढ़ रहा था। उसके पीछे पीछे सिक्योरिटी गार्डों की अच्छी खासी फौज आ रही थी। उनके आते ही माहौल वहीं पर थम सा गया था। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि कियारा जमीन पर थी और कोई उसे सीपीआर दे रहा था।
कियारा काफी कमजोर लग रही थी और ये देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। राघव मित्तल ने अपनी बहन को इस हाल में देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ। कहाँ वो इतने नाजों से पली हुई थी और अब उसकी हालत किसी नौकरानी की तरह हो गई थी। राघव कियारा को एकटक देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, ये एक एडवांस हॉस्पिटल है, फिर भी कियारा का इलाज इस तरह जमीन पर पुराने तरीके से सीपीआर देकर क्यों किया जा रहा है। ऐसे मोमेंट पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेशेंट को सेफली बचाया जा सके, लेकिन कियारा के आसपास कोई मशीन क्यों नहीं है। तभी अचानक राघव की नज़र समीर की मां पर गई, जो उस व्यक्ति पर हमला कर रही थी जो कियारा को बचाने की कोशिश कर रही थी। गुस्से से राघव तेज सांस ले रहा था और उसका मन कर रहा था कि अभी वो सब कुछ तबाह कर दे। कियारा की सास इधिका पर चिल्लाते हुए बोली, मैं कहती हूँ, दूर हो जाओ लड़की, मेरी बहू का इलाज हम नहीं करवा सकते हैं। इतने पैसे हमारे पास नहीं है। जब वो मर रही है तो तुम्हें क्या जरूरत है उसे बचाने की? तुम्हें इतनी बार कह दिया कि हमारे घर के मामले में दखल मत दो। तुम हमें बर्बाद करने पर तुली हुई हो, जो ये लड़की पहले ही कर चुकी है। अपनी माँ का साथ देते हुए समीर बोला, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? इसकी सर्जरी के 50 लाख रुपए लगेंगे। ऊपर से हर महीने 1 लाख इसकी मेंटेनेंस के लगने वाले हैं। ना मेरे पास इतने पैसे हैं और ना ही इसकी फैमिली के पास। अगर ये बच भी गई तो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। उसने खुद ही हार मान ली है, तो फिर तुम क्यों इसकी जान बचा रही हो? उन सब की बातें सुनकर राघव का चेहरा सर्द हो गया था। उसका मन कर रहा था कि अभी वो सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक ले और समीर और उसकी मां को मार डाले। 50 लाख, राघव धीरे से बोला, ये 50 लाख रुपए के लिए मेरी बहन को मार देना चाहते हैं। मेरी बहन के जान के आगे इतने पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। शादी से पहले उसने जिस चीज के ऊपर हाथ रखा वो मैंने उसे लाकर दी, चाहे वो करोड़ों की भी क्यों ना हो, और आज ये इतने कम पैसों के लिए मेरी बहन को मारना चाहते हैं। राघव अब और खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकता था। वो कियारा की तरफ बढ़ने लगा। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए माय मिस्टीरियस डॉक्टर मर्चेंट।